हे गाइस, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हर एक सुबह की जैसा आज भी एक नया सेशन हम लोग लेके आए हैं। आज के सेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या रहने वाली है? आज की टॉपिक है भाई, किसी भी संधारित्र, कोई चार्ज वाला संधारित्र हो, उसमें ऊर्जा कहाँ से संचित होती है या ऊर्जा क्या कैसे संचित होती है। आज उन टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज की टॉपिक क्या है? आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा, यानी किसी संधारित्र को आवेशित कर दिया जाए तो उसमें कितनी ऊर्जा संचित होती है या कैसे कितनी ऊर्जा संचित होती है, वो हम लोग आज ज्ञात करेंगे। तो गाइज, आप लोगों के लिए आज एक मोटिवेशनल लाइन लेके आए हैं, मोटिवेशनल वर्ड है, उसको आप जरूर सुनिएगा, उससे कुछ सीख लीजिएगा। कि जैसे आज की दुनिया इतनी मतलबी हो गई है कि आप लोग कुछ अगर जैसे किसी काम को आप करते हैं और आपके काम का जो क्रेडिट है वो किसी दूसरे को दे दिया जाता है, तो आप लोग उस पर नाराज हो जाते हैं, आप लोग उस पर गुस्सा हो जाते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे यार, मैंने काम, मेरा रिस्पांस किसी दूसरे को दे दिया गया। तो भाई एक कहावत है, एक मोटिवेशनल वर्ड कहा गया है कि अगर आपको अपने किए जाने पर कोई क्रेडिट नहीं मिलता तो नाराज मत होना। अगर आपको अपने किए जाने पर कोई क्रेडिट नहीं मिलता तो नाराज मत होना, क्योंकि तुम भी उसी संसार में रहते हो, तुम भी उसी दुनिया में रहते हो। तो इन लाइन से आपको कुछ समझ में आया कि अगर आपको अपने किए गए कार्य पर क्रेडिट नहीं मिलता तो आप नाराज मत होना, क्योंकि आप उसी दुनिया में हो, उसी संसार में जी रहे हो जहां जलता है बाती और घी, और कहते क्या हैं लोग कि दीपक जल रहा है। तो भाई वहां बाती और जो घी होता है वो नाराज नहीं होता, वो जलना बंद नहीं करता। तो इसी प्रकार अगर आपके किए गए कार्य का क्रेडिट किसी दूसरे को दिया जा रहा है तो देने दीजिए, आप नाराज मत होइएगा। तो चलिए आज के सेशन को इसी वर्ड के साथ स्टार्ट करते हैं। भाई अब भी अगर कोई वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और दोस्तों के साथ जबरदस्त शेयर करके जाइएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं कि आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा, यानी किसी आवेशित संधारित्र ले लेते हैं। आइए आपको कुछ समझाते हैं, जरा सुन। ये कोई मान लेते हैं कैपेसिटर थी, संधारित्र थी, खाली है, इसमें कोई चार्ज ऊर्जा नहीं है भाई। अब आपको पता है किसी भी संधारित्र को चार्ज करने के लिए हम लोग आवेश के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में उसको देते हैं। अब आप डायरेक्ट नहीं कि इसको आप लाए क्यू वाला चार्ज इसको दे दिए, डायरेक्ट क्यू चार्ज देकर डायरेक्ट एक साथ में चार्ज हो गया, नहीं भैया, ऐसा कभी नहीं होता। किसी भी संधारित्र को चार्ज करने के लिए, किसी भी संधारित्र को आवेशित करने के लिए आवेश के छोटे छोटे टुकड़ों में, आवेश के छोटे छोटे भागों में इनको दिया जाता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि ये पूरा चार्ज क्यू है, ये पूरा चार्ज क्या क्यू है, इसका छोटा भाग Q1, पहली बार आपने इसको दिया तो यहाँ Q1 आके बैठ गया। फिर उसके बाद आपने दूसरा छोटा चार्ज दिया Q2, ये भी यहाँ पर आके बैठ गए। अब जैसे ही धीरे धीरे हम लोग छोटा छोटा चार्ज देते चले जाएंगे, अब अगर हम लोग तीसरा छोटा वाला चार्ज ला के दे, तीसरा वाला छोटा वाला चार्ज ले आकर इस संधारित्र में देना चाहे, तो भाई इस छोटे से चार्ज को देने में इसके विरुद्ध ये दोनों आपके एक ही प्रकार के आवेश हैं। ये आवेश क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा। ये आवेश इसको क्या करेगा? बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, और बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा तो हम लोग जिस स्रोत से इसको आवेश दे रहे हैं उस स्रोत को बाह्यतम कार्य करना पड़ेगा, और जो स्रोत द्वारा किया गया कार्य होता है वही कैपेसिटर में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। चलिए फिर से एक बार बोलते हैं, आपको फिर से एक बार समझाते हैं। भाई हमने क्या कहा कि किसी भी संधारित्र को डायरेक्ट हम लोग आवेशित नहीं कर सकते हैं, तो किसी भी संधारित्र को आवेश के छोटे छोटे भाग देकर उसे आवेशित किया जाता है। तो आप क्या हमने कहा कि अगर हम लोग मानते हैं, माना किसी कैपेसिटर को Q का एक छोटा सा भाग है Q1, इसको दे दिए यहाँ पर, फिर दूसरा भाग दे दिए यहाँ पर जैसे ही Q का तीसरा वाला छोटा भाग हम लोग देना स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों आवेश इनको आसानी से अपने अंदर आने नहीं देगा। तो भाई अपने अंदर आने नहीं देगा, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो हम लोग जिस स्रोत से इसे देते रहते हैं, जिस स्रोत से चार्ज करते रहते हैं, उस स्रोत के द्वारा बाह्य कार्य किया जाता है, तब जाके ये चार्ज इसके अंदर आता है, तब जाके ये आवेश इसके अंदर प्रवेश करता है। तो भाई जो बाह्य स्रोत के द्वारा जो किया गया बाह्य कार्य है
वही संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। आइए इसकी परिभाषा को हम लोग लिखते हैं, फिर उसके बाद कितनी ऊर्जा संचित होती है वो व्यंजक ज्ञात करेंगे। एक समय के लिए मानते हैं गाइस, सोचिए कि क्या होता है कि जैसे हमने क्या लिया, एक बार फिर से आपको समझाते हैं पुनः। आपने क्या लिया कि ये कोई पंखे वाला कैपेसिटर आपने देखा होगा, ऐसे बना रहता लगभग ना। अब आप जब इसको छोटा वाला आवेश दोगे Q1, तो ये Q1 आवेश यहाँ आके बैठ जाएगा। ये मान लेते हैं ये Q1 का लेयर था भाई, ये सभी जगह Q1 ही बैठे थे, ठीक। अब जब आप इसका ये पहले लेयर पे पहले से ही अब जब एक बार आपने चार्ज किया तब तो इस पर कोई कार्य नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये आप इससे पहले ये जो संधारित्र था आपका आवेशहीन था। पर जैसे ही आपने किसी स्रोत द्वारा ये स्रोत मान लेते हैं, किसी स्रोत द्वारा इस आवेश को दिए, तो ये आवेश जो है यहाँ पर आके आसानी से बैठ गया। तो इस आवेश को देने में स्रोत द्वारा कोई कार्य नहीं करना पड़ा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि भाई जब पहली बार हम लोग इसको चार्ज करना स्टार्ट किए तो स्रोत द्वारा कोई कार्य नहीं करना पड़ा, तब तक संधारित्र में कोई ऊर्जा संचित नहीं थी। फिर हम लोगों ने क्या किया कि इसकी दूसरी लेयर उठाए भाई, छोटे वाले भाग Q2 वाला चार्ज देना स्टार्ट किए। और जब Q2 वाला चार्ज इसके अंदर प्रवेश किया तो ये जो Q1 आवेश पहले से बैठे थे, ये Q2 आवेश का क्या करने लगे, विरोध करने लगे। Q2 आवेश को आसानी से अपने अंदर नहीं आने देते थे। तो भाई Q2 आवेश को आसानी से अंदर आने नहीं देता था, तो स्रोत इस पे बाहर से बल लगाता था, स्रोत के द्वारा बाहर से कार्य करना पड़ता था, तो ये Q2 आवेश आके यहाँ पर बैठ जाता था। तो स्रोत के द्वारा जो बाहर से किया गया कार्य होती थी, वही किया गया कार्य इस कैपेसिटर में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अगर आपके क्लियर हो गए होंगे तो भाई एक बार आप जम के लाइक कर दीजिएगा, ये लाइक करने का फर्ज बनता है अगर आपको ये क्लियर हो गई होगी कि संधारित्र में ऊर्जा कहाँ से संचित होती है। तो आइए इसके लिए हम लोग व्यंजक ज्ञात करते हैं कि कितनी ऊर्जा संचित होती है। चलिए, माना किसी संधारित्र की धारिता C है, माना किसी संधारित्र की धारिता C है। क्या है? धारिता C है। किसी भी संधारित्र को हम लोग जितना उसको आवेशित करते चले जाते हैं उतना उसका वोल्टेज बढ़ता चला जाता है, Q प्रोपोर्शनल V। इस प्रोपोर्शनल को हटाए तो एक नियतांक का उपयोग कर लिए, C इंटू V हो गया। Q बराबर क्या हो गया? C इंटू V हो गए। अगर आपको यहाँ से V का मान निकालना है तो C को आप इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? Q बटे C बराबर कितना आ गया? V। ये समीकरण नंबर अगर आप 1 बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। V बराबर कितना आ गया? Q बटे कितना आ गया? C आ गया। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आप सोचिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक जो है यहाँ पर देखते हैं Q और V, अर्थात जैसे जैसे हम लोग Q को बढ़ा रहे हैं, देखिए ध्यान से ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम लोग आवेश को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वोल्टेज का मान बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ Q और V के बीच एक ग्राफ खींचते हैं। Q और V के बीच क्या करते हैं? एक ग्राफ खींचते हैं। तो आइए ध्यान से देखिएगा उस, तो गाइस ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा भाई, इस लाइन से Q प्रोपोर्शनल V, अर्थात किसी भी संधारित्र को जितना आवेश देंगे उसकी वोल्टेज उतनी बढ़ती चली जाती है। तो इस लाइन से एक ग्राफ बन जाता है। वो ग्राफ क्या है? हमने एक x अक्ष और एक y अक्ष खींच लिया। ये आपका y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है। x अक्ष को हमने आवेश मान लिया Q और y अक्ष को विभवांतर मान लिया V। अब जैसे जैसे हम लोग आवेश का मान बढ़ाते चले जाएंगे, इस ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ाते चले जाते हैं, एक समय यहाँ आता है, ध्यान दीजिएगा कि एक समय यहाँ पर आता है जब आवेश क्या था? Q था। एक मिनट के लिए आप ध्यान दीजिए। जब हमने क्या कहा, मान लेते हैं कि इस बिंदु पर आवेश का मान Q था, तो भाई इस बिंदु पर विभव का मान क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, इस बात को आप ध्यान देंगे गाइज कि जब हम लोग आवेश Q लिए तो विभवांतर V हो गए, क्योंकि हमको पता है कि जितना आवेश रहेगा उतना विभवांतर होगा। हम लोग इसको मिला लेते हैं, इसको डॉट डॉट करके ये मिलाएंगे। क्या करते हैं? इसका नाम दे देते हैं, O नाम दे दिए, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं A, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं B, और इस पॉइंट का नाम देना चाहते हैं C दे दीजिएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि जो आपने अभी पढ़ा ना, क्या पढ़ा कि विरुद्ध कार्य करना पड़ता है तो वो किया गया कार्य।
तो आप ध्यान दीजिएगा, जो ये कार्य होगा, जो आपको जो कार्य कर रहे हैं ना, वो कार्य जो है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के, त्रिभुज के ये जो त्रिभुज में घिरा हुआ क्षेत्रफल है उसी के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा गाइस, ये आपके ग्राफ विधि से हम लोग इसको बता रहे हैं। एक बार फिर से बोलते हैं, जो आप आवेश को चार्ज करने में किसी संधारित्र को आवेश दे रहे थे ना, तो आवेश देने में जो कार्य करते थे वो किया गया कार्य त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा, त्रिभुज के द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य बराबर क्या हमने बताया, त्रिभुज के द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज कौन है भैया, OAB के द्वारा घिरे क्षेत्रफल। ठीक, त्रिभुज OAB, तो त्रिभुज OB का क्षेत्रफल क्या होता है आपने पढ़ा होगा, 1/2 आधार कितना है OA और इंटू ऊंचाई कितनी है AB, तो OA इंटू कितना हो गया AB हो गया, बराबर 1/2 गुणे OA का मान कितना है, आप देखिए OA का मान कितना है, Q है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है Q है, इंटू AB, A से लेके V तक का मान कितना है, हमने बताया था ना V है, कि Q इंटू कितना हो गया V हो गया। अब मान लेते हैं इसे समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से V का मान रखने पर, समीकरण 1 से V का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कौन सा है, यही है ना। तो ध्यान दीजिए 1/2 ये किया गया कार्य W है, W बराबर 1/2 इंटू Q, V के स्थान पे क्या रख देते हैं, Q/C, क्या रख देंगे C, Q का Q से गुणा कर देंगे तो 1/2 Q² बटे क्या हो गया C, ये किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होती है, इसीलिए W बराबर क्या हो जाएगा U, W बराबर क्या हो गया U, जो कि 1/2 Q² के बराबर होती है। इसी को हम लोग दूसरे पद में भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि Q बराबर होता है C इंटू V, Q बराबर क्या होता है C इंटू V, तो हम अगर यहाँ Q के स्थान पे ये मान रखें तो क्या हो जाएगा, W बराबर U बराबर 1/2, Q के स्थान पे जब C इंटू V रखोगे तो C² V² हो जाएगा बटे C, ये C एक C को कैंसिल कर देगा, तो W बराबर U बराबर 1/2, एक C बचा है, एक V² बचा है, तो ये आपका लास्ट में ये C और V के पदों में ऊर्जा संचित होगी, यहाँ Q और C के पदों में ऊर्जा संचित होगी। तो ये दोनों व्यंजक, दोनों फार्मूले आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, और ये कई बार पूछता है कि संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है वो कैसे होती, क्या होती है, तो यहाँ तक जरूर व्यंजक निकालने के लिए बोलता है। U = ½ CV², जहाँ C क्या है, धारिता है, V क्या है, वोल्टेज है। तो ये गाइज आपकी ग्राफ विधि से था। एक इसकी और विधि है वो जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वैकल्पिक विधि कह सकते हैं, तो आइए उसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग वैकल्पिक विधि पे आते हैं। हे गाइज, आइए हम लोग देखते हैं वैकल्पिक विधि या समाकलन विधि क्या होती है, कि किसी भी संधारित्र में जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसको हम लोग दूसरी विधि से भी निकाल सकते हैं। समाकलन विधि होती है, एक ग्राफ विधि होती है। तो ग्राफ विधि हम लोग इससे पहले बता दिया है। बाकी आज की जो हम लोग अब जानेंगे समाकलन विधि से किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हुई एनर्जी को कैसे ज्ञात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि वैकल्पिक विधि और समाकलन विधि में कुछ लाइन मैंने पहले से नोट करके लिखा है कि माना किसी संधारित्र की जो धारिता है C है, पहले से मान लेते हैं उसकी कैपेसिटी C है,
और उसके बाद कह रहा है कि जब संधारित्र को शून्य से, ध्यान दीजिएगा, ये मान लेते एक समय के लिए ये आपकी संधारित्र थी, ये आपकी क्या थी, संधारित्र थी। अब इसको हम लोगों ने शून्य से Q आवेश दिए। ये एक पहले इस पे आवेश 0 था, इस पे आवेश कुछ नहीं था, तो भैया हमने इसको 0 से Q आवेश देने में जो विभव थी वो 0 से कहाँ पहुँच गया, V पहुँच गया। ध्यान से समझिएगा, किसी भी संधारित्र को 0 से Q आवेश देने में जो विभव था वो 0 से V हो जाता है। तो मान लेते हैं, माना किसी क्षण, माना किसी समय इस पे जो आवेश है वो Q डैश है। मान लेते हैं माना किसी क्षण चालक पर जो आवेश है वो Q डैश है, तो विभव क्या हो जाएगा, तो विभव क्या होगा, V डैश होगा। तथा अब आप ध्यान दीजिएगा, माना किसी क्षण आवेश Q डैश है तथा विभव क्या होगा, V डैश होगा। अतः संधारित्र को छोटा सा आवेश देने में किया गया कार्य निकालना पड़ेगा। तो आइए वो छोटे से कार्य को निकाल के उसी का समाकलन कर देंगे हम लोग, तो व्यंजक निकल आएगा। चलिए, अतः ये ध्यान दीजिए, अतः V डैश बराबर क्या हो जाएगा, V डैश बराबर क्या हो जाएगा, Q डैश बटे C, Q डैश बटे C। ये हमने विभव निकाल लिया, जो विभव होगा वो Q डैश और C के क्या होगा, बराबर होगा। ये आप समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, स्मॉल आवेश, एक छोटा सा Q डैश का छोटा भाग, संधारित्र को dQ डैश, छोटा सा, इसका छोटा सा भाग dQ डैश आवेश देने में किया गया कार्य, आवेश देने में किया गया कार्य, देने में किया गया कार्य। भाई छोटा सा आवेश दे रहे हो तो छोटा सा कार्य भी करोगे, तो मान लेते हैं dW ना, क्या हो गया, dW हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, dW बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट के लिए समझिएगा। आपके पास फार्मूला क्या होता था, यहाँ से कार्य निकालते थे ना, V बराबर W अपान Q, तो W निकालना होता था, W बराबर क्या होता था, V इंटू Q। तो V के स्थान पे यहाँ क्या है, V के स्थान पे आपका क्या हो जाएगा, छोटा आवेश दे रहे हो तो छोटा सा विभव भी हो जाएगा dV, इंटू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इंटू क्या हो जाएगा, dQ। तो dV के स्थान पे एक छोटा सा आवेश मान लेते हैं, कौन हो गया, V डैश, इंटू कितना आ जाएगा, dQ डैश। इतनी बातें समझ में आई। अब ध्यान दीजिएगा, V डैश का मान हम लोग समीकरण 1 से रख सकते हैं। तो समीकरण 1 से V डैश का मान रखने पर ये चीज़ हम नोट कर देते हैं। ठीक, तो आइए अब क्या हो जाएगा, dW बराबर V डैश के स्थान पे क्या रख देंगे, Q डैश बटे C इंटू कितना हो गया, dQ डैश, कितना हो गया, dQ डैश। तो ये छोटा सा कार्य हुआ। फिर से एक बार पुनः रिपीट करते हैं, हमने कहा संधारित्र को dQ डैश आवेश देने में जो कार्य करेंगे वही कार्य हो जाएगा dW बराबर V डैश इंटू dQ डैश। V डैश का मान हम लोग यहाँ से उठा के रख दिए, ये हमको मिल गया। ये सूक्ष्म कार्य है जब हम लोग छोटा सा आवेश दे रहे हैं। अब इस बार क्या करेंगे, कहाँ से आवेश दिए हैं, 0 से Q आवेश दिए हैं ना, तो लिखेंगे संधारित्र को 0 से कितना ले गए हैं भैया, 0 से Q आवेश देने में, 0 से Q आवेश देने में किया गया कार्य, देने में किया गया कुल कार्य मान लेते हैं। इस बार कुल कार्य क्या है, W है, क्या है, कुल कार्य क्या मान लेते हैं, W। तो W बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ छोटे से कार्य का इंटीग्रेशन ऑफ dW। तो dW का मान रख दिए, कहाँ से चार्ज कर रहे हो, 0 से Q तक, तो लिमिट लगा दिए। चलिए 0 से Q। अब चलिए dW का मान रखते हैं, तो dW का मान है Q डैश बटे C इंटू कितना हो गया, dQ हो गया, dQ डैश हो गया। ठीक, अब 1/C बाहर कर लेंगे क्योंकि इसका समाकलन नहीं होगा, 1/C का समाकलन नहीं करेंगे, तो 0 से Q क्या बचा, Q डैश इंटू dQ डैश। क्वेश्चन उठता है, सर आपको कैसे पता चला कि 1/C का समाकलन नहीं करेंगे। अरे गाइज, मैंने कितनी बार बता के रखा है भाई, D के बाद जो पद रहता है उसी पद का हम लोग समाकलन करते हैं। तो D के बाद Q डैश है तो हम लोग Q डैश का समाकलन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो इसीलिए 1/C को बाहर कर ली। तो हम लोग एक सूत्र का उपयोग करते हैं, वो सूत्र क्या है, वो सूत्र हम लोग यहाँ पर अलग कर लेते हैं कि भाई ये हम लोगों ने सूत्र का उपयोग किया है। वो सूत्र क्या है, ऐसे रहता है, x के पावर n इंटू dx बराबर होता है
x के पावर n+1 और बटे कितना होता है n+1। ये वाले फार्मूले का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इस सूत्र का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। आइए इस सूत्र के उपयोग से इसका समाकलन करते हैं। क्या आ जाएगा, 1/c आएगा। फिर ध्यान से समझिएगा, जहाँ x है वहाँ q डैश है, जहाँ x है वहाँ क्या है भैया q डैश है। हम लोग q डैश लगाते हैं, 1 मिनट के लिए ध्यान से समझिएगा, क्या लगाते हैं q डैश। फिर उसके बाद क्या था n+1, तो इसका पावर 1 है, q डैश का पावर कितना है 1 है, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 और बटे क्या हो जाएगा 1 + 1। एक बार फिर से समझिएगा, ये 1 मत मानिएगा क्योंकि ये इसका डैश है, तो q डैश की पावर 1 + 1 बटे 1 + 1 हो गए और लिमिट लगा दिए 0 से कहाँ q, 0 से q। आइए 1/c इसका क्या हो जाएगा q², तो q डैश का स्क्वायर हो जाएगा 1 1 2 और बटे कितना आ गया 2। ठीक, अब क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे 0 से q, तो जहाँ q डैश है एक बार वहाँ q रख देंगे और जहाँ q डैश है एक बार वहाँ 0 रख देंगे। तो आइए रखते हैं, कितना आ जाएगा 1/c रखिए, तो q डैश के स्थान पे q हो जाएगा, तो q² 2 माइनस एक बार इसके स्थान पे 0 रख दोगे 0/2। तो इस पद का कोई वैल्यू नहीं है, तो आपके पास क्या मिल गया, किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो W = U = 1/c q²/2। एक व्यंजक ये मिल गया Q और C के पदों में, किसके पदों में, Q और C के पदों में। अब हम लोग इसको C और V के पदों में निकाल लें, तो भाई हमने जाना है कि Q बराबर क्या होता है C × V, Q बराबर क्या होता है C × V, C × V हम यहाँ रख देंगे। तो W बराबर क्या हो जाएगा, U बराबर 1/2, ध्यान दीजिए 1/c है तो 1/c ही रखते हैं, 1/c इंटू कितना होगा q², q के स्थान पे क्या रखेंगे CV, तो c² v² बटे कितना है 2 है, कोई दिक्कत नहीं, ये c से ये c एक कैंसिल हो जाएगा। तो W बराबर U बराबर 1/2, 1/2 एक c बचा है और v² बचा, तो W बराबर U बराबर 1/2 CV² हो गया। इस प्रकार गाइज हम लोग समाकलन विधि से ये व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। तो गाइज आज के पढ़ाए गए किसी भी टॉपिक में अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और गाइज एक क्वेश्चन आपसे पूछ के जाते हैं, आज मैंने आपको 2 विधियां बताई हैं, एक ग्राफ विधि, एक वैकल्पिक विधि जिसे आप लोग समाकलन विधि भी कह सकते हैं। तो दोनों विधियों में से आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सर कौन सी विधि बेहतर थी, कि मुझे ग्राफ विधि समझ में आई है या समाकलन विधि। ज़रूर गाइज कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे कि कौन सी विधि आपको अच्छी लगी है। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी, आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर।